स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम 2019 का जुलाई का सेट सॉल्व करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन सीडीपी के सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए 2019 में आपके 2 बार एग्जाम हुए थे, एक बार जुलाई में हुआ था और एक बार दिसंबर में हुआ था। तो हमने दिसंबर वाला पेपर इसके पहले वाली क्लास में सॉल्व किया है। आज हम जुलाई 2019 का पेपर सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको ये पता होगा कि आपका पेपर 2011 से 2019 तक का जो पेपर था वो आपको ऑफलाइन ही हुआ था। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से आपका 2023 से ऑफलाइन होने लगा है, ठीक है। और अभी जो आपका दिसंबर में एग्जाम है वो भी आपका ऑफलाइन ही होगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना, क्योंकि सिलेबस में चेंज तो है नहीं। तो सारा आपको एनालाइज होगा, उसका लेवल पता चलेगा ना, स्तर पता चलेगा कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल पेपर है, ये 2019 का है, वो जुलाई का है, ठीक है। और हमने दिसंबर का जो है वो सेट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और ये क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन हम लास्ट में एक बार आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, और आप भी सॉल्व करिएगा और हमें ये बताइए कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की सेम ही होती है, तो कोई चेंज नहीं है, दोनों देख सकते हैं इसके। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 30 उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्प आपको चुनने हैं। क्योंकि सीटेट में ऐसे विकल्प भी आपको मिल जाएंगे जो आपको 2 ऑप्शन भी करेक्ट लगते होंगे, लेकिन जो दोनों में से बेहतर होता है हमें वही चूज करना होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था को पहचानिए, ठीक है। वर्णन इसका क्या है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। अब देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है जिसमें 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं, मतलब 3 चरण हैं और 6 अवस्था है। तो इसमें आपको ये बताना है जिसमें कि कानून, जो नियम कायदों कानून है उसको ध्यान में रखे बिना, उसको ध्यान में नहीं देना है आपको, लेकिन जो मानवता के लिए, ठीक है, संपूर्ण जो मानवता के लिए वैध होता है। जैसे महात्मा गांधी ने कार्य किया, महात्मा गांधी ने देखिए देश को आज़ाद कराया, तो जो उन्होंने नियम कायदे कानून को ध्यान में रखे बिना जो है वो जो मानवता के लिए सही है उसके लिए कार्य किया। जैसे आपके महात्मा गांधी हो गए और जैसे मदर टेरेसा हो गई, तो ये मानवता के लिए जो कार्य करता है। तो ये जो 6 स्टेजेस, अगर आपने नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये पेडागोजी नहीं है, कंटेंट का चैप्टर है। कंटेंट के 15 नंबर आते हैं, 15 नंबर पेडागोजी आती है। तो 15 नंबर जो कंटेंट का है, जब तक आप पढ़ोगे आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। पेडागोजी तो आप कर सकते हो। अब देखिए उसमें 6 स्टेजेस होती है, हमने आपको बताया। तो जो छठी लास्ट स्टेज है वो क्या होती है आपकी, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सभी के लिए नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, जो मानवता के लिए करता है, कार्य करता है, वही आपका होता है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ इसका आंसर होगा। बाकी फर्स्ट में कहा जाता है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, तो यह आपका होगा नहीं। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये भी नहीं होगा। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, मतलब जो सोशल, जो आपके नियम कायदे कानून है उसके लिए, जैसे जैसे रोड को क्रॉस करना, अगर रेड लाइट जल रही है तो आपको रोड को क्रॉस नहीं करना है, तो जो नियम है उसके विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, नियम के विरुद्ध कार्य करना, मतलब सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नियम क्या होता है, जैसे आपको रेड लाइट जल रही है तो आपको रोड को क्रॉस नहीं करना है, मतलब नियम के अकॉर्डिंग जो कार्य किया जाता है वही आपका होता है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो यहाँ पे होगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पे कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए जो वैध होता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे महात्मा गांधी हो गई आपके, और जैसे मदर टेरेसा हो गए आपके, ठीक है। तो ये इसका आंसर फोर्थ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। देखिए मूर्त क्रियात्मक अवस्था मतलब प्याजे ने देखिए प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हुई है, कौन कौन सी है, SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल। तो SPCF 4 अवस्थाएं दी हैं, संवेदीपेशीय अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फॉर्मल आपकी फॉर्मल जो होती है चौथी स्टेज। तो 4 स्टेजेस उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें पूछा हुआ है कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था के कौन से कौशल हैं, ये आपको बताना है इसमें से, जिसमें बच्चा देख के, ठीक है, मूर्त जो चीजें उसके सामने होगी
मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ये जो पहली अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है, उसके बाद 2 से 7 होता है, 7 से 11 और 11 से 15। तो आपको ये बताना है कि 7 से 11 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर कौन सा एक कौशल होता है। ये जीन पियाजे का सिद्धांत, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट है सजीवात्मक चिंतन। ये तो आपका जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है अगर उसको चोट लग जाती है तो हम लोग कहते हैं कि उसको ये नहीं पता ना कि ये चीज़ सजीव है कि निर्जीव, कहते हैं कि अभी इसको, जैसे दरवाजा लग जाता है तो दरवाजा को हम लोग मारते हैं, कहते हैं इसको मारेंगे चुप हो जाओ, को उसको बच्चे को ये नहीं पता होता है उसके अंदर जीव है, मतलब जान है कि नहीं है। तो सजीव तो उसके अंदर ये थिंकिंग होती है, तो जन्म से 2 वर्ष के अंदर होती है। तो ये तो जन्म से 2 वर्ष का है, हमको बताना है 7 से 11 वर्ष का, तो फर्स्ट तो आपका होगा नहीं। दूसरा कह रहा है सुरक्षित रखने की योग्यता। ये कौन सी योग्यता भाई, सुरक्षित नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एबिलिटी टू कंजर्व। हाँ देखिए ये सेकंड ही आंसर होगा, मतलब कंजर्व मतलब संरक्षण रखने की योग्यता जो है उसके अंदर आ जाती है। जैसे कि उसके अंदर ये वर्गीकरण आ जाता है कि कोई भी शेप जो है जिससे गोलाकार है तो उसको अलग कर लेगा, कोई ट्रायंगल का है वो अलग कर लेगा, तो संरक्षण की अवस्था उसके अंदर आ जाती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। तो इसका आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड इसका आंसर होगा। थर्ड में कहा जा रहा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये तो आपकी चौथी अवस्था में जाएगा, फॉर्मल में जाएगा, ठीक है। द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ये भी आपका नहीं होगा, इसका आंसर सेकंड होगा। ये दोनों क्वेश्चन, एक आपका कोहलबर्ग से था, एक आपका जीन पियाजे से था। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी जीन पियाजे से है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग से आपको 6 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों आपको पढ़ना जरूर है। हमारी मैराथन आने वाली है, दिवाली तक की आपकी मैराथन आ जाएगी, तो आप मैराथन के लिए तैयार रहिएगा सीडीपी की, उसमें पूरा आपका सिलेबस जो है सीडीपी का तैयार हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जीन पियाजे एवं लेओ वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, ये आपको बताना है। जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की दोनों ही क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है, दोनों ही संरचनावादी है, ठीक है, दोनों ही संरचनावादी है, दोनों ही बच्चे को क्या कहते हैं, दोनों ही बच्चे को रचनावादी मानते हैं, जो बच्चा जिसमें एक्टिव होगा, ठीक है, दोनों ही रचनावादी हैं, जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की। बस लेओ वाइगोत्स्की आपके क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, और ये जीन पियाजे आपके रेडिकल हैं, ठीक है, दोनों हैं रचनावादी ही। तो जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में बच्चे को देखते हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कौशलों का अर्जन, तो केवल किसी कौशल को मतलब सीखना, ठीक है, तो केवल किसी कौशल को ऐसे ही सीखना, तो ये बेस्ट आंसर नहीं है आपका। सेकंड में कहा जा रहा है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, तो ये तो आपका बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, कंडीशनिंग। थर्ड में कहा जा रहा है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय नहीं, निष्क्रिय तो बिल्कुल गलत होता है, सक्रिय होता तो एक बार ही हम सोच सकते थे। फोर्थ में कहा जा रहा है कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल ये फोर्थ आंसर होगा, यहाँ बच्चा एक्टिव होगा, ठीक है। कहा जा रहा है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाई एक्टिव इंगेजमेंट, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बच्चा जो है वो मीनिंग मेकिंग अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को करेगा और बच्चा भी यहाँ पे सक्रिय होगा, तो फोर्थ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है समाचार पत्रों से कहानियों कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं से विचित्र करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। देखिए क्वेश्चन को समझना है, नहीं तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग के जो 3-4 क्वेश्चन है ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। समाचार पत्रों से कहानियों एवं, देखिए इसमें क्या कहा गया है, जेंडर के बारे में बताया गया है कि जो पुरुष हैं और जो महिला हैं उनके बारे में गैर परंपरागत भूमिका, मतलब जैसे पुरुष हैं आपके, पुरुष बाहर काम कर सकते हैं, स्त्रियां घर में काम कर सकती हैं, स्त्रियां झाड़ू खाना बनाती हैं और पुरुष जो है वो बाहर काम करते हैं। तो ये जो ये क्या है, एक परंपरागत भूमिका है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है गैर परंपरागत तरीका, मतलब पुरुष भी घर का काम कर सकते हैं, महिलाएं भी बाहर जाके काम कर सकती है, तो ये गैर परंपरागत भूमिका होगी। परंपरागत क्या है, जो चीज़ें जैसे जेंडर समाज ने जैसे निर्धारित किया हुआ है कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती ना, कहीं कहीं जाने भी नहीं दिया जाता है कि महिलाएं घर में ही रहेंगी, महिलाएं कहीं नहीं जाएंगी और महिलाएं बाहर काम नहीं कर सकती, महिलाएं केवल घर का काम कर सकती है। तो ये सारी क्या है, ये एक परंपरागत भूमिका है। गैर परंपरागत क्या होगा, इसके अपोजिट, इसका काउंटर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि महिलाएं जो है वो भी बाहर जा सकती हैं, वो भी बाहर काम कर सकती हैं, वो भी कार चला सकती हैं, है ना, और पुरुष जो है वो भी खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका गैर परंपरागत भूमिका हो जाएगी। तो जो गैर परंपरागत भूमिका से जब विचित्र करते हैं तो इसके लिए क्या प्रभावी रणनीति है, ये आपको बताना है। लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ बढ़ाया नहीं जा रहा, यहाँ उसका काउंटर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो उसका एग्जाम्पल इसी वजह से देखिए, ये चीज़ें तो चली आ रही है ना कि महिलाएं घर में रहेंगी, पुरुष बाहर रहेंगे,
और पुरुष रोते नहीं है, महिलाएं रोती हैं। तो ये चीज़ें तो फिक्स हैं। लेकिन गैर परंपरागत, तो इसका जब हम विपरीत उदाहरण देंगे तो इस पर जो है ये पक्षपात को बढ़ाएगा नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये पक्षपात को बढ़ा नहीं रहा। लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए ये भी यहाँ नहीं होगा, बढ़ाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे रूढ़िवादी जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रोत्साहन, यहाँ प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। लैंगिक रूढ़िवादिताएं क्या होती हैं, जैसे जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, जैसे महिलाएं घर में ही रहेंगी, पुरुष आपके बाहर रहेंगे, पुरुष कभी रोते नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं, यही आपकी रूढ़िवादिताएं हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है इसको प्रोत्साहन देने के लिए, तो इसको प्रोत्साहन यहाँ नहीं दिया जा रहा है। अगर उसका परंपरागत भूमिका होती तब यहाँ दिया जाता, लेकिन गैर परंपरागत दिया जा रहा है, उसका काउंटर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ होगा कि लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिताओं को सामना करने के लिए, ठीक है, उसका सामना करने के लिए उसका काउंटर एग्जाम्पल हम देंगे, विपरीत एग्जाम्पल उसका देंगे, तब जो है इसका सामना करने के लिए ये यहाँ पे गैर परंपरागत उदाहरण दिया जा रहा है कि पुरुष भी खाना बना सकते हैं, महिलाएं भी बाहर काम कर सकती हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये आपको बताना है। समाजीकरण, जो बच्चे का समाजीकरण होता है, समाज में बच्चे कैसे रहते हैं, नियम कायदे कानून संस्कृति जो भी होती है कि कैसे रहना है, किसी के सामने कैसे बैठना है, कैसे नमस्ते करना है, बड़ों का कैसे आदर करना है, क्या कुछ जो चीज़ें भी बच्चे समाज में सीखते हैं, तो ये आपको बताना है कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनमें से ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मीडिया, तो ये भी आपकी महत्वपूर्ण मीडिया से देखिए बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं वो क्या देखते हैं, मीडिया देखते हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, अच्छी चीज़ें, वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट प्रभाव डालती है ना, हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डालती हैं। तो ये समाजीकरण में हमारे महत्वपूर्ण भूमिकाएं डालेंगी, ठीक है। जैसे न्यूज़ वगैरह हो जाता है, छोटे बच्चे अपनी छोटी चीज़ें जैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं, वो जो होता है वो मीडिया से देखते हैं। तो ये हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है विद्यालय, तो विद्यालय से भी हमारा समाजीकरण जो है वो ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विद्यालय में हम जाकर सीखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ये भी समाजीकरण में सहायता करता है। परिवार में ही सबसे पहले बच्चा ये सीखता है ना, परिवार में ही उसका समाजीकरण ये प्रथम होता है। परिवार सबसे पहले बच्चा परिवार में ही आता है, परिवार में ही सारी चीज़ें बच्चा सीखता है, तो ये भी समाजीकरण में प्रभाव डालेगा। पास पड़ोस जो होते हैं ये भी समाजीकरण में प्रभाव डालेंगे ना, पास पड़ोस से भी बच्चा सीखता है। तो चारों ही समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये बातें फोर्थ में कही जा रही है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। फोर्थ इसका आंसर होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा, ठीक है। फोर्थ इसका आंसर होगा। ये चारों चीजें आपकी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया। अभी आपने दिसंबर का सेट सॉल्व किया होगा, तो वहां भी हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल स्तर सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। टाइम मैनेज करना भी आप सीख जाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं क्या दिया गया है ये आपको बताना है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता जो है ये आपको बताना है। कौन सी बुद्धि इसमें होगी, प्रकृतिवादी होगी, अंतरावैयक्तिक होगी, अंतःवैयक्तिक होगी या नैदानिक होगी। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है उसमें जो दूसरों की मनोदशा, जैसे आप सामने बैठे हो तो हम आपको देख के ये पता लगा लेंगे कि आपका स्वभाव कैसा है ना। तो जो दूसरे की मनोदशा, स्वभाव को पता लगा लेता है उसको उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, उसके अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इंटरपर्सनल बुद्धि उसके अंदर होती है, ठीक है। लेकिन जो देखिए यहाँ कहा जा रहा था दूसरों, अगर यहीं पे अगर खुद स्वयं के अगर मनोदशा और स्वभाव का पता लगाने के लिए कहा जाता तब आंसर आपका सेकंड हो जाता, इंट्रापर्सनल हो जाता, ठीक है। जब खुद के स्वभाव और मनोदशा को समझा जाता है तो इंट्रा हो जाता है, लेकिन जब दूसरों को समझा जाता है तो वो इंटर, ठीक है। इंटर मतलब दूसरों के, तो जो दूसरों के मनोदशा और स्वभाव को समझेगा वो आपका अंतःवैयक्तिक सिद्धांत हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। जो इंटर होगा वो दूसरों के और जो खुद का होगा वो अंतरा है, ठीक है, इंट्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
इसमें कहा जा रहा है बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए, ये आपको बताना है। अगर हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो कौन से कारण होने चाहिए आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। तो बच्चों को हमें अलग करना ही नहीं है, ठीक है। आपने ये कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ना कि आपने प्याजे ने कभी बताया, ना वाइगोत्स्की ने बताया, ना कोहलबर्ग ने बताया, ना आपकी एनसीएफ बता रही है, ना एनईपी बता रही, कुछ भी ये नहीं बताता कि बच्चों का नामांकन किया जाए, कि जो बच्चे उच्च ग्रेड वाले हैं उनको अलग किया जाए और जो निम्न उपलब्धि वाले हैं, मतलब उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि वाले को अलग किया जाए। तो ये बात जो है वो तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगी। सेकंड में कहा जा रहा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी कि जो कक्षा में शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होगी उसको सुधार करने के लिए जो बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, अगर हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, उसी तरीके से हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाएंगे। तो ये बातें ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों में प्रगति के बारे में पता लगाना। तो ये भी मूल्यांकन करना ठीक हो जाएगा। अगर हम बच्चे के बारे में मूल्यांकन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसके जो परिवर्तन प्रगति के बारे में पता चलेगा, बच्चा कहाँ तक सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बात ठीक है, थर्ड भी ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है कि बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो ये भी बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि हम बच्चों को समझेंगे कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया, उसी के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षण अधिगम नीति होगी उसी को लाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता कि बच्चे का मूल्यांकन करके उसको निम्न उपलब्धि वाले और औसत और उच्च उपलब्धि वालों को अलग अलग नामांकन करना। तो ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता। तो फर्स्ट नहीं होगा, बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये बातें आपकी थर्ड में कही जा रही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे, क्योंकि फर्स्ट गलत है, जिसमें फर्स्ट होगा वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये आपसे पूछा गया है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है, ये आपको बताना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। जिसमें बच्चा एक्टिव हो, देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। देखिए, केवल पाठ्य पुस्तक, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन शिक्षा आपकी नहीं है, ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। अब देखिए, सेकंड में कहा जा रहा है कि मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। मानक निर्देश आपको नहीं यूज करना है। मानक निर्देश क्या होता है, मतलब सबको एक ही तरीके से निर्देश देना। तो ये बातें सही नहीं होंगी कि हर बच्चा एक ही तरीके का नहीं होता, हम जो निर्देश देंगे वो सबके लिए एक होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। मानक नहीं, डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है, विभेदित निर्देशन होता, तब ये बात सही हो जाती। फोर्थ में कहा जा रहा है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। देखिए, एक रूप मूल्यांकन मानदंड, हमको सभी के लिए एक रूप मानदंड नहीं यूज करना है। बाह्य अभिप्रेरणा नहीं, इंट्रिंसिक अगर होता, आंतरिक अभिप्रेरणा, तब आपका फोर्थ आंसर हो जाता। लेकिन सेकंड वाला सबसे बेहतर ऑप्शन है। कहा जा रहा है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ठीक है, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। हमें देखना है कौन से ऑप्शन में बच्चे के हित में बात कही जा रही है, ठीक है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होता है जहां बच्चा एक्टिव होता है। ये सारी बेसिक बातें हैं, अगर ये ध्यान रखेंगे तब आपका 90% आंसर दे सकते हो, ठीक है, बिना पढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक सेम तरीके का नहीं है, ठीक है। आपकी सोच हमारी सोच अलग है, किसी भी तरीके के आपका इंटरेस्ट किसी और में होगा, हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज में होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, बिल्कुल फोर्थ इसका आंसर होगा। देखिए, जो विकास होता है वो आपका वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों के उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना होता है। जो आपकी देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा था केवल वंशानुगत, मतलब जो आपको
इनहेरिटेड, जो आपको हेरिडिटी से मिलता है, जो आपके माता पिता से डायरेक्ट मिल जाता है, जैसे आपका बालों का रंग हो गया, आंखों का कलर हो गया, ठीक है, बॉडी का रंग हो गया, जैसे उनके बॉडी का रंग है वैसे आपकी बॉडी का रंग है। तो ये जो आपके हेरिडिटी से डायरेक्ट मिलता है, केवल वही कारक नहीं, वही उसी को केवल समझने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, ठीक है, दोनों का होगा, इन्वायरमेंट और आपकी हेरिडिटी दोनों के, ठीक है। तो ये बातें फोर्थ में कही जा रही है, इसीलिए फोर्थ सही होगा, फर्स्ट इसका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा था कि पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, तो पर्यावरण केवल नहीं, हेरिडिटी भी महत्वपूर्ण होती है, तो दोनों का अंतःक्रिया होता है, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा था शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, तो केवल हेरिडिटी यहाँ भी आ जाएगी, जो क्योंकि आपने देखिए डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, डी इज इक्वल टू हमने आपको बताया था हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। विकास आपका दोनों की अंतःक्रिया होती है ना, जो आपकी हेरिडिटी जो आपको माता पिता से डायरेक्ट मिले रहे हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, दोनों की अंतःक्रिया इज इक्वल टू क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो ये बातें फोर्थ में कही जा रही हैं, फोर्थ आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विकास का सिद्धांत देखिए, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए एग्जामिनर भी नहीं वर्ड पे, देखिए यहाँ पे देखिए लाइन अंडरलाइन की हुई है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो बहुत बार एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि नहीं पे ध्यान ही नहीं जाता और हम आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है, आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। अच्छा, ये बात तो ठीक है ना, विकास व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी ठीक है आपका। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी आपका करेक्ट है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, यही बात गलत है, पूछा ही गलत था, इसलिए गलत वाला ही सही होगा। क्यों गलत है, देखिए कहा जा रहा है कि विकास की सटीक एवं जन्म बच्चा मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उसी तभी हम बता सकते हैं कि ये इसका विकास कहाँ होगा, ये बड़ा होकर क्या बनेगा, आप ऐसे बता सकते हो, पहले से नहीं निर्धारित किया जा सकता ना कि बच्चे ने जन्म लिया और हम उसका सटीक यहाँ पे कहा था ना, विकास की गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है कि ये बच्चा कहाँ तक इसका डेवलपमेंट होगा, तो ये बातें तो गलत है, हमसे पूछा ही गलत था, इसलिए गलत वाला ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, ये बातें सही है, व्यक्ति जो है वो अलग अलग गति से सीखता है, कभी आप आज ज़्यादा सीख रहे हो कल कम सीखोगे, ठीक है। उसके आज आप 10 घंटा पढ़ रहे हो कल 1 घंटा पढ़ सकते हो, उसके बाद आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, 2 घंटे पढ़ सकते हो, तो अलग अलग गति से सीखता है, ये बातें सही हो जाएगी। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, मतलब यहाँ क्रमिक होता है, तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ठीक है, लगातार क्रमिक होता है, ऑर्डरली एक ऑर्डर में होता है, जिससे पहले आपकी शैशवावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगा, किशोरावस्था आएगा, ठीक है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये बात भी ठीक है, समय के साथ डेली कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो, डेली कुछ ना कुछ आपका विकास होता रहता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो गलत था, पूछा ही गलत था, इसलिए गलत वाला ही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसमें देखिए ये भी जेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका मतलब कि किसी एक तरफ झुकाव जो है वो ज्यादा हो रहा है, लड़कों की तरफ झुकाव ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं, ये बातें ठीक नहीं है, ठीक है। किस क्षेत्र में किस फील्ड में लड़कियां आगे नहीं है, तो ये बातें गलत हो जाएंगी। सेकंड में कहा जा रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, मतलब लड़कियों में ध्यान करने की कमी होती है क्या, ये बातें गलत हो जाएगी। थर्ड में कहा जा रहा है या शिक्षण में लिंग पक्षपात को एक उदाहरण है, ये बातें सही हो जाएगी, या शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण हो जाएगा कि किसी एक तरफ झुकाव ज्यादा दिया जा रहा है, लड़कों की तरफ झुकाव ज्यादा दिया जा रहा है, तो लिंग पक्षपात हो रहा है, तो ये आपका थर्ड इसका आंसर होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी कोई बात नहीं है, ठीक है, आंसर इसका होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है, यह आपको बताना है, ठीक है। अपसारी संसाधन क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा अभिसारी और एक पढ़ा होगा अपसारी। तो अपसारी क्या होता है, जिसमें हम जिसके डाइवर्जेंट सॉल्यूशन हो ना,
जैसे आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि अगर पानी नहीं हो, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आंसर देंगे ना, इसके बहुत आंसर आएंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि भारत की राजधानी क्या है, या महात्मा गांधी का जन्म क्या हुआ, या सूरज आपका किधर से निकलता है, तो इसका आंसर सब लोग एक ही देंगे। तो जिसका आंसर एक ही होता है वो आपका होता है अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है आपकी, कन्वर्जेंट, जिसका सोल्यूशन एक होता है। जैसे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग होते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट। लेकिन जो अपसारी होता है ये डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। इसके कई तरीके से सोल्यूशन, इसके कई सोल्यूशन होते हैं। एक आंसर, एक क्वेश्चन करोगे तो इसका सोल्यूशन जो है वो बच्चे कई तरीके से देंगे। यहाँ बच्चे का क्या होगा, बच्चा थिंकिंग करेगा, ठीक है, सोचेगा, तर्क कर पाएगा। लेकिन जो कन्वर्जेंट होता है उसका आंसर केवल एक ही होता है, ठीक है, एक ही आंसर होता है, फिक्स होता है। कोई भी क्वेश्चन करोगे उसका आंसर एक ही होगा, तो वो आपका कन्वर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, उसका आंसर बच्चे अलग अलग तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है, फर्स्ट में दिया गया है अहम केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों। देखिए क्रिएटिव बच्चा जो होगा वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो क्रिएटिव होगा बच्चा, वो क्रिएटिव होगा, वो अपसारी चिंतन कर पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा अधिगम असक्तता वाले बालक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दृश्य बाधित से क्वेश्चन देखिए, जिसे दिखाई नहीं देता। दृश्य रूप से बाधित मतलब इसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए, यह आपको बताना है। कि कोई भी आपकी क्लास में जो है विद्यार्थी है उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसके साथ जो है शिक्षण का कार्य करते समय अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए। क्या करना चाहिए शिक्षक को, यह बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो ये बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, तो स्पष्ट रूप से बोलेंगे और जो छूकर टच कर पाएगा बच्चा ना, उसे दिखाई नहीं देता लेकिन टच तो कर सकता है, ये बातें आपकी ठीक हो जाएंगी। सेकंड में कहा जा रहा है कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। जब उसे दिखाई नहीं देता तो दृश्य प्रस्तुति का प्रयोग करके क्या फायदा होगा, जिसे दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो थर्ड में कहा जा रहा है स्वयं अभिविन्यास करना, ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। जब बच्चा दिखाई ही नहीं देता तो उसे ध्यान से देखने, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। फोर्थ में कहा जा रहा है अनेक प्रकार से लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्ग सीटों पर ध्यान देना। लिखित कार्यों पर जब बच्चे को दिखाई नहीं देता लिखित कार्यों पे, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। फर्स्ट आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसे दिखाई नहीं देता उसे हम टच फील करने वाली चीज़ें, जैसे आपकी ब्रेल लिपि आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है, उभरे हुए वर्ड होते हैं, तो उसको टच फील करके बच्चा पढ़ पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र, ठीक है, हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से सहयोग करके सीखेंगे। हम उम्र मतलब जो पीयर ग्रुप होता है, जो आपके साथी समूह, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो जो आपके दोस्त होते हैं, तो उसी जो आपके दोस्त होते हैं वही होते हैं पीयर ग्रुप, जो होता है उनका समूह होता है, साथी समूह। तो उनके साथ जो है शिक्षण एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सेकंड में कहा जा रहा है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये हतोत्साहित वर्ड जो होता है ये निगेटिव होता है, इसे आप टैग वर्ड समझ सकते हो या कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। हतोत्साहित जो ये वर्ड होता है ये निगेटिव होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ प्रोत्साहित लिखा होता तो सेकंड आपका करेक्ट होता। थर्ड में कहा जा रहा है कि कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, कभी कभी नहीं, इसे तो समावेशी शिक्षा यही होती है ना। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि हर बच्चे को इंक्लूड करके हमें चलना है, ठीक है। चाहे कोई पिछड़ा वर्ग का हो, मंदबुद्धि बालक हो, कोई प्रतिभाशाली हो, कोई गिफ्टेड हो, कोई क्रिएटिव हो, इसमें हर टाइप के बच्चे को इंक्लूड किया जाता है। समावेशी शिक्षा से लगभग आपके 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ में प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, फर्स्ट, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इससे लर्निंग बेहतर होती है सहयोगात्मक अधिगम से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 क्वेश्चन आपके हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी समावेशी से क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। फर्स्ट है एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना। फोर्थ इसका आंसर होगा, लेकिन हम समझेंगे। पहला कह रहा है कि एक रूप निर्देशन मतलब समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि
एक रूप निर्देशन मतलब सबको एक तरह का निर्देश देना। तो कक्षा जो क्लास होती है उसमें हर टाइप का बच्चा होता है, तो सबको एक ही तरह का निर्देश देंगे, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है मानकीकृत परीक्षण, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण यहाँ पे कहा जा रहा है, टेस्टिंग कहा जा रहा है कि मानकीकृत, सबको एक ही तरीका परीक्षण, ये नहीं सही होगा। यहाँ अगर डिफरेंशिएटेड परीक्षण होता तब आपका सही हो जाता। ठीक है। सेकंड आपका गलत होगा। मानकीकृत जो वर्ड है ये भी आपका नेगेटिव ही होता है। ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, मतलब कंपटीशन को जो है वो बढ़ावा देना, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, विशिष्ट शिक्षा योजना जो आईईपी। ठीक है। इंडिविजुअल देखिए, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो होता है, मतलब एक एक बच्चे के हित में शिक्षा योजना। ठीक है। विशिष्ट शिक्षा योजना फोर्थ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ठीक है। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं से मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। देखिए, अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषता के से आपको मिलान करना है। देखिए कौन सा मिलान करेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट में है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, तो ये सही नहीं है ना। इसमें कहा जा रहा है कि श्रव्य क्षतिग्रस्त, जिसे मतलब सुनाई नहीं देता, वो दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। क्यों भाई, वो तो समझ सकता है ना, जिसे सुनाई नहीं देता लेकिन देख तो सकता है, तो ये आपका बिलान सही नहीं है। सेकंड में कहा जा रहा है पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने की कमी, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, जिसे आप डिस्लेक्सिया बोलते हो। डिस्लेक्सिया में क्या होता है, बच्चों को पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। जैसे अगर वो बी को देखेगा तो डी समझेगा, है ना, सा को पढ़ेगा तो वॉस पढ़ेगा, तो उल्टा पढ़ता है। डॉग को जैसे कैट को डॉग, ऐसे कुछ उल्टा पढ़ता है। जैसे बी को डी पढ़ रहा है ना, तो स्वा को वॉज पढ़ेगा, तो जो कुछ लिखा होता है उसको उल्टा दिखाई देता है। तो ये पढ़ने में अक्षमता होती है, जिसे हम डिस्लेक्सिया बोलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका होगा नहीं, फर्स्ट भी आपका गलत हो गया, सेकंड आपका आंसर होगा। थर्ड में कहा जा रहा है कि सृजनात्मकता अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। तो जो क्रिएटिव होता है, जो क्रिएटिव बच्चा होता है, वो कार्य को करने में धीमा नहीं होता, वो तो तेज होता है, वो तो क्रिएटिव होता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ये उसकी उल्टी विशेषता दी गई है। फोर्थ में कहा जा रहा है अवधान कमी अधिगमकर्ता, जिसे ध्यान करने में कमी होगी, उसकी विशेषता है उच्च अभिप्रेरण, लंबे समय तक अवधान बनाए रखता है। जिसको ध्यान रखने में जिसकी कमी है, वो लंबे समय तक ध्यान कैसे बनाएगा, इसलिए फोर्थ भी आपका गलत हो जाएगा। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आपको उसकी विशेषता बतानी थी कौन सा करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नहीं वर्ड लगा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, अंडरलाइन है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। अच्छा, अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, ये आपको बताना है। मतलब क्या है अधिगम के सार्थक, मीनिंगफुल आपको बताना है। जैसे अधिगम सार्थक कब होता है, जैसे वो आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं जो होती हैं, जो जीवन से रिलेट करके होती हैं, मतलब मीनिंगफुल होती हैं, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो। ठीक है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, तो ये बात ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ड को चेंज किया गया है, यहाँ लिखा होता पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, तो ये बातें ठीक होती हैं। जो बच्चे को पहले से पता है उसको रिलेट करके हम नया ज्ञान उसको देंगे, तो ये बातें तो ठीक होंगी। आपको बताना था कौन सा नहीं है, तो ये तो है। ठीक है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, तो यही बात आपकी गलत है। ये आपके अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होगा, यही आपका करेक्ट होगा। पूछा ही गलत था, इसलिए गलत वाला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, तो ये बातें भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है। ये सारी बातें करेक्ट है, आपसे पूछा गलत है इसलिए गलत वाला ही सही होगा। ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। मीनिंगफुल लर्निंग को ये बढ़ावा देगा। लेकिन जो सेकंड वाला है दोहराने एवं स्मरण करने, ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, रट्टा लगाने को ये बढ़ावा देता है। ठीक है। तो आपसे नहीं वर्ड लगा हुआ था, पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझिएगा इसको। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता, ये आपको बताना है कि कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं होता। ठीक है। जिसमें बच्चा देखेंगे एक्टिव नहीं होगा, कुछ भी नहीं आता, तो आपको यही देखना है कि किसमें बच्चा एक्टिव नहीं है। जो ऑप्शन बच्चे के हित में बात नहीं होगी वही आपका हो जाएगा
गलत, आपसे पूछा ही गलत वाला है, इसलिए देखेंगे जो बच्चे के हित में बात नहीं होगी वही आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो आपका संरचनात्मक का है, लेकिन जो हमें गलत है वही हमें सही बताना, तो ये वाला आपका नहीं होगा। सेकंड में कहा जा रहा है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। तो ये भी बात आपकी, ये भी संरचनात्मक का उदाहरण है। ठीक है, बच्चा यहाँ भी एक्टिव होगा। थर्ड में कहा जा रहा है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों प्राप्त करते तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण निर्माण की योजना बनाते हैं। फोर्थ में कहा जा रहा है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो इसका आंसर देखिए फोर्थ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रिया मतलब प्रोसेस के बजाय प्रोडक्ट पर फीडबैक देते हैं। मतलब यहाँ पे उल्टा दिया गया है, बच्चे को जो है वो प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन देना चाहिए। देखिए प्रदर्शन क्या होता है और जो प्रक्रिया क्या होता है। देखिए प्रोसेस क्या होता है, जो जैसे प्रोसेस, जैसे आप क्लास में हो, कोई भी डाउट हो रहा है तो आपके डाउट को क्लियर किया जा रहा है, तो ये प्रोसेस हो गया। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ईयर में एक बार एग्जाम हो रहा है, मतलब जैसे आप 11th में जैसे सीटेट का एग्जाम आप दे रहे हो, तो सीटेट का जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको फीडबैक दिया जाएगा, तब बेहतर रहेगा, या अभी जब तैयारी कर रहे हो तब फीडबैक दिया जाएगा तब ठीक रहेगा। जब आपको अभी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान ही जब आपको फीडबैक दिया जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जो लास्ट में दिया जाता है वो आपका प्रदर्शन हो जाता है। तो ये ऑप्शन उल्टा दिया गया ना, तो यही आपका गलत है। तो जो गलत है वही सही होगा, ठीक है, क्योंकि पूछा ही आपसे गलत था, कह रहा था कि संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। ठीक है, विद्यार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए आपको बताना है, और किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, या अंक लेने के लिए लक्ष्य। देखिए अगर एक भी आपका आंसर आ रहा है तो आपको देखिए अधिगम लक्ष्य के लिए तो प्रोत्साहित करना चाहिए ना, जो लर्निंग गोल्स है उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रदर्शन लक्ष्य मतलब केवल दिखाने, परफॉर्मेंस गोल्स मतलब केवल आपको दिखाना है, दिखाने के लिए, तो दिखाने के लिए जो है लक्ष्य जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रदर्शन लक्ष्य है ये आपका नहीं होगा। और थर्ड में कहा जा रहा है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, मतलब केवल आप सीटेट में पास आउट हो जाएं, केवल 33% ले आए बस आप पास आउट हो जाएंगे, तो ये चीज़ें ज़रूरी अच्छी नहीं है अधिगम के लिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है कि अंक लेने के लिए केवल अंक लेना, आपको 90% लाना है बस, बाकी चीज़ें आपको समझ में आए या ना आए, तो ये चीज़ें भी आपकी लर्निंग के लिए अच्छी नहीं होंगी। होगा क्या, अधिगम लक्ष्य के लिए फर्स्ट ऑप्शन, अधिगम लक्ष्य के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य, मतलब केवल दिखाने के लिए, केवल हमें दिखाना है कि टीचर को दिखाना है, घर वालों को दिखाना है ये पास आउट हो गया, तो ये केवल दिखाने वाला जो होता है लक्ष्य ये आपका नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा कि अधिगम लक्ष्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य के। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। समझाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, सोचते हैं कम समझाएं लेकिन समझाना पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है ये आपको बताना है। लर्निंग के लिए कौन इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी है ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, तो ये तो आपका इफेक्टिव तरीका है लर्निंग का। जैसे कि आपको सीटेट पास आउट करना है तो एक समय सारणी बना लें कि आपको सीटीपी इतना घंटा पढ़ना, आपको 8 घंटा पढ़ना है, दिन में 8 घंटा पढ़ना है, किसी भी टाइम पढ़ो सुबह शाम, तो एक तरीका बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, समय सारणी बनाओ, तो ये आपकी लर्निंग के लिए प्रभावी होगा। तो ये बातें करेक्ट हैं। सेकंड में कहा जा रहा है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैपिंग बनाना, ये भी आपके लिए लर्निंग के लिए इफेक्टिव होगा। थर्ड में कहा जा रहा है उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो उदाहरण है, जो आपके सीटेट जैसे आप प्याजे को पढ़ रहे हो तो जो थ्योरी में है केवल वही उसका उदाहरण, और जो गैर उदाहरण है जो आपके जीवन से रिलेटेड है उसको जब हम मैच करते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं हमें बेहतर समझ में आती हैं। ठीक है, तो उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में सोचना ये भी आपकी लर्निंग को प्रभावी करेगी। ठीक है, फोर्थ में कहा जा रहा है हम उम्र साथी को समझाना, तो ये भी आपका करेक्ट है। जैसे कि जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे उनको समझाना, वो
आपको समझाएंगे तो ये एक सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। तो ये भी लर्निंग का एक इफेक्टिव तरीका है। फिफ्थ में कहा जा रहा है कि स्वयं से प्रश्न करना, तो ये भी आपका इफेक्टिव तरीका है। खुद से हम प्रश्न करेंगे कि हमने कितना सीखा, क्या सीखा है, दिन भर में क्या सीखा, क्या करा, क्या नहीं करा, ठीक है। तो ये भी आपका अधिगम का प्रभावी तरीका होगा। तो पांचों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो ये बातें फोर्थ में कही जा रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा वाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। वाह्य अभिप्रेरणा मतलब जिसका रीजन बाहर हो, कि मतलब आप पैसे के लिए पढ़ना चाहते हैं या पैसे के लिए कोई भी काम करना चाहते हैं, आपको ये रिवार्ड, आपको साइकिल मिलेगी, आप सीटेड पास आउट करोगे, आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, आपको मोबाइल फोन मिलेगा, आप सीटेड पास आउट करोगे। तो जिसका जो है वो मोटिवेशन है वो बाहर हो, वो इंट्रिंसिक ना हो, खुद के लिए नहीं कर रहा हो कि हम जल्दी से सीटेड पास आउट कर लें, मतलब इंट्रिंसिक नहीं, बाहरी तरीके, उसका रिवार्ड जो है वो बाहर हो, रिवार्ड के लिए कोई काम करे, आपको ये पुरस्कार मिलेगा, आप ये काम करो, ठीक है। तो यही होता है वाह्य अभिप्रेरणा। तो इसका कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो ये आनंददायक है, ये खुद ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि आपसे पूछा था वाह्य, ठीक है। तो फर्स्ट आपका नहीं होगा। सेकंड में कहा जा रहा है मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ये भी आपका इंट्रिंसिक है, ठीक है। इसका रिवॉर्ड कहीं बाहर नहीं है। थर्ड में कहा जा रहा है गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, तो ये भी आपका इंट्रिंसिक हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यहाँ पे गृह कार्य को पूरा किया जा रहा है क्योंकि शिक्षक जो है प्रत्येक कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो इसका जो मोटिवेशन है वो बाहर है, शिक्षक के नियत अंक पर है। तो ये आपका बाहरी हो जाएगा। पूछा ही था आपका बाहरी मोटिवेशन क्या है, वाह्य अभिप्रेरणा का है क्या है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, देखिए हम इसीलिए कहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस सेम है। देखिए है तो ये पेपर 2 का, लेकिन पूछा क्या गया है प्राथमिक कक्षा कक्ष में, ठीक है। 1 से 5 के लिए पूछा गया है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस चेंज नहीं है, चाहे आप पेपर 1 की प्रैक्टिस करें या पेपर 2 की प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी बेहतर होगी। आपने देखा होगा पेपर में जो नोटिफिकेशन आया है, हमने वो वहां भी आपको बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 का ये सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम नहीं है। खास सिलेबस सेम नहीं किसमें, सीडीपी में। सीडीपी जो पेपर 1 का सिलेबस है वही पेपर 2 का सिलेबस है। और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो है वो भी आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की सेम ही है। 90 नंबर आपका सेम ही होता है, ठीक है। आपको इसमें बताना है 22 में आंसर करना है कि प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल उदाहरण देने चाहिए, तो केवल उदाहरण नहीं गैर उदाहरण से भी समझाना चाहिए। उदाहरण केवल क्या हो जाता है, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका उदाहरण, और एक जो आपका दैनिक जीवन से कोई भी चीजें, किसी और की विशेषता जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, जब उसको हम रिलेट करते हैं तो चीजें बेहतर समझ में आती है ना। तो केवल उदाहरण से नहीं होगा, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है केवल गैर उदाहरण देना चाहिए, केवल लगा हुआ है तो वैसे भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, तो ये बातें आपकी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड ही इसका आंसर होगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड। फोर्थ में कहा जा रहा है कि उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, तो क्या देके पढ़ाओगे भाई, तो फोर्थ भी आपका गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, कौन सी मीनिंग मेकिंग को बढ़ावा देगी, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अन्वेषण एवं परिचर्चा, ये तो आपका करेक्ट आंसर लग रहा है। सेकंड में कहा जा रहा है सूचनाओं का संचरण। थर्ड में कहा जा रहा है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। फोर्थ में एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। तो मानकीकृत परीक्षण हमने ये वर्ड आपको बताया, ये नेगेटिव होता है। एक रूप मतलब सबको एक तरह का जो है एक तरह का परीक्षण कराएंगे, एक तरह का निर्देश देंगे, तो ये बातें आपकी गलत होंगी। दंडात्मक साधनों का प्रयोग, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सूचनाओं का संचरण, ये भी आपका गलत। फर्स्ट में जो है ये अर्थ निर्माण को ये बढ़ावा देगी, अन्वेषण एवं परिचर्चा, ठीक है। चर्चा करना और खोज करना, ये आपकी मीनिंग मेकिंग है। 24 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत अवधारणाएं, मतलब जो बच्चों की गलतियां होती हैं और जो उनकी गलत अवधारणाएं होती हैं वो शिक्षण अधिगम में क्या भूमिका निभाती हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये बात भी आपकी करेक्ट है कि जो बच्चों की गलतियां होती हैं, तो गलतियां बच्चे करते हैं तो हम जानेंगे बच्चे गलतियां क्या कहाँ कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है इसीलिए महत्वपूर्ण कदम निभाती हैं। सेकंड में कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, तो रुकावट नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, तो अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है।
थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर की हैं, तो निम्न स्तर की नहीं होती, ठीक है, समान स्तर पर होती हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि जो बच्चों की गलतियां होती हैं तो हमें ये पता चलता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बताते हैं। तो बच्चों की जो गलतियां करते हैं वो एक महत्वपूर्ण कदम होता है, हमें पता चलता है कि बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, ये आपको बताना है। संरचनात्मक ढांचा मतलब देखना है आपको कंस्ट्रक्टिविज्म। फर्स्ट ऑप्शन है लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, तो वयस्क की तुलना में ये कम नहीं होते, ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन का अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, तो बच्चे खाली स्लेट नहीं होते, ठीक है। और थर्ड में कहा जा रहा है एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार के रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है, बच्चा जो है निष्क्रिय प्राणी नहीं है, ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में जो आपके प्याजे कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं, कोहलबर्ग कहते हैं, एनसीएफ आपका कहता है कि बच्चे जो है, प्याजे कहते हैं बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है ना, तो बच्चे जो है वो समस्या समाधान करने वाले हैं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ना कि खाली स्लेट मतलब उन्हें केवल सादा पेपर मान लो, ठीक है। और ये वयस्कों के रूप की तुलना में कम सोचते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। निष्क्रिय प्राणी भी नहीं है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, सहयोगात्मक अधिगम से दोबारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कहा जा रहा है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है सहयोगात्मक अधिगम को प्रयोग करते समय, मतलब सहयोग करते हुए, मतलब एक बच्चे एक दूसरे से सहयोग करके जब सीखते हैं तो शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑप्शन है एक मूक दर्शन होना चाहिए तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। तो एक मूक मतलब केवल मुंह बंद करके बैठना नहीं होता, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने के लिए देना, मतलब टीचर का कोई काम ही नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है कि सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सहयोगात्मक होना, ठीक है, उन्हें सहयोग करना, जहां देखेंगे बच्चे कैसे सहयोग कर रहे हैं और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। फोर्थ में कहा जा रहा है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, और बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, आपके घर, सब बच्चे को हमें ध्यान में रखना है ना, तो ये आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है, ये आपको बताना है। विकास और अधिगम, विकास आपका डेवलपमेंट है और अधिगम आपका जो है वो जो लर्निंग होती है आपकी, वही आपका अधिगम होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, तो भाई विकास और अधिगम दोनों संबंधित होते हैं। लर्निंग क्या होती है, जो आप सीखते हो, विकास जो आपका डेली डेवलपमेंट होता रहता है, तो दोनों अंतर संबंधित होते हैं, ये नहीं कि संबंधित ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है अधिगम विकास पर ध्यान दिए बिना घटित होता है, तो अधिगम जो है विकास पर ध्यान दिए बिना नहीं, दोनों अंतर संबंधित होते हैं, तो ये भी आपकी बात गलत हो जाएगी। थर्ड में कहा जा रहा है अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, यह भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका बचा, यही आपका करेक्ट होगा। कहा जा रहा है कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, तो ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभवों से सही अर्थ निकालने व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना, तो जो प्याजे हैं उन्होंने किसके बारे में बात करी है, अगर ने प्याजे का सिद्धांत पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया हुआ है, तो प्याजे का सिद्धांत जो है, प्याजे ने स्कीमा के बारे में बात कही है। जो आपका स्कीमा होता है, मतलब ये आपका स्कीमा जो आपका दिमाग है, अगर आपको कहीं भी देखिए यूट्यूब पे मिलेगा एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल, तो आप ये पहचान जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये सेट है कि हमने ये क्लासेस जो है एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल से देखा हुआ है, तो आप देख लेंगे। जैसे कि आपको पेन दिखाया जाता है, तो आपके दिमाग में पहले चीज़ें सेट होती है, तब आप बता पाते हो कि ये पेन है। कोई भी चीज़ आपके सामने कॉपी रखी हुई है, तो आप देख के तुरंत कहोगे ये कॉपी है, ये पेन है, ये चाय है, ये कुछ भी कोई भी चीज़ होती है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती है, तभी आप तुरंत बता पाते हो, तो वो क्या होता है, स्कीमा। प्याजे ने स्कीमा के बारे में बात कही हुई है, ठीक है। इसका आंसर होगा सेकंड, स्कीमा, ठीक है, सेकंड इसका आंसर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पीवाईक्यू जो होता है वो बहुत रिपीटेड होता है सीटेट में, खास करके अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं, तो आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया, अगर कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया हुआ, तब भी आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया हुआ था, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर लगाया हुआ था,
आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया हुआ है। इसी वजह से हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ आपको अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमने ईवीएस को पूरी तरीके से कंप्लीट देखिए, हम थ्योरी पढ़ते हैं उसके जस्ट बाद हमने सारा क्वेश्चन लगवाया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर करिएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे बिना कोचिंग के, ठीक है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है, ये आपको बताना है। देखिए, आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या होता है कि इसमें कहा जा रहा है कि देखिए सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से आगे तक ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। मतलब ये एक है, इतना आपको आता है लेकिन अगर आपको हेल्प मिल जाए तो आप यहाँ तक जा सकते हो, उससे आगे भी आप जा सकते हो। तो जो हेल्प की जाती है वो आपका ये पूरा क्या होता है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। मतलब आप यहाँ तक कर सकते हो, आप सीटेट पास आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाएगी, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल से हेल्प मिल जाएगी तब आप सीटेट क्रैक कर सकते हो। आपको आता है लेकिन आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाएगी तो ये पूरा जोन जो हो जाएगा वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन। तो इसका आंसर तो एकदम आसान है अगर आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है उन्होंने किसको महत्व दिया, देखिए किसकी थ्योरी दी है, SCL, सोशल कल्चर और लैंग्वेज, समाज संस्कृति, और SCL समाज हो गई, ठीक है, कल्चर संस्कृति हो गई, लैंग्वेज भाषा, ठीक है। तो तीन चीजों को इन्होंने महत्व दिया है। तो देखिए समाज है इसमें, तो जिसमें समाज होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप आंसर तक जा सकते हो। सामाजिक पारस्परिक क्रिया जो होती है, तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को समाज में छोड़ दिया जाए, वो खुद से समाज में रह करके सीख लेंगे, ठीक है। तो सोशल कल्चर और लैंग्वेज, ये तीन चीजों को महत्व देते हैं आपके वाइगोत्स्की, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये टोटल क्वेश्चन थे आपके सीजीपी के, 30 क्वेश्चन थे, 2019 का ये पेपर था। आपने सॉल्व किया होगा, आपको पता चला होगा क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं। देखिए साइड में जो है इंग्लिश में भी दिया जाता है, तो हम देखेंगे फर्स्ट पेज में जो बातें होती हैं वो क्या महत्वपूर्ण होती हैं अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल पेपर है। आप ये जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, 30 में से आपने कितना मार्क्स लेके आया है, ठीक है। कितने मार्क्स आपके आए हैं ये जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। देखिए यहाँ अभी टाइम है, यहाँ आप कहीं एग्जाम नहीं दे रहे हो, यहाँ आपको पता चलता है कि हाँ हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने इसको बताया हुआ था, जो आपका सीटेट का पेपर होगा 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। OMR सीट पे आपको गोला बनाना रहेगा। थर्ड में कहा जा रहा है आपको एक नीला या काला पेन ही यूज करना है, कोई अलग लाल या हरी पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। ये मेन बातें होती हैं जो आपको ध्यान देनी है एग्जाम देने टाइम, ठीक है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया है, जो पेपर 2 का होता है वो CDP आपकी हो जाती है, ये सेम ही होता है पेपर 1 और पेपर 2 का। और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो होती है, आपने फॉर्म भरते टाइम भी चूज किया होगा। जो आपकी पेपर 1, जो आपकी लैंग्वेज 1 होती है, अगर आपने हिंदी लिया है तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी नहीं ले सकते हो, कोई अदर ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो या फिर संस्कृत या उर्दू कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। और CDP ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का ही सेम होता है, बस यही आपका फर्क होता है। फर्स्ट में जो होता है वो आपकी EVS हो जाती है और मैथ कंपलसरी होता है, लेकिन सेकंड में जो होता है, जो आर्ट्स का होता है वो आपका सामाजिक अध्ययन रहेगा, जो मैथ का होता है उसका गणित और विज्ञान रहता है, ठीक है। ये बातें हो गई। उसके बाद 6 पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि इसमें आपको गणित विज्ञान के बारे में ही बताया गया है कि जो आर्ट्स वाला बच्चा होगा उसको केवल सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट ही करना है, मैथ वाले को मैथ वाला पार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सोशल साइंस भी करना है और गणित और विज्ञान भी करना है, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। मैथ वाले बच्चे मैथ सॉल्व करेंगे, सामाजिक अध्ययन वाले सामाजिक अध्ययन सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर एक क्लास हमने पूरी बनाई हुई है कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, हमने आपको वहाँ पे दिखाया, समझाया, सब बातें बताई हुई हैं, ठीक है। 7 में क्या कहा जा रहा है
इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आपने भाषा फर्स्ट का विकल्प, अच्छा, इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आपने भाषा फर्स्ट हिंदी ली हुई है तो भाषा सेकंड आप हिंदी नहीं ले सकते। सेकंड में आप अंग्रेजी या संस्कृत कुछ भी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, दोनों लैंग्वेज आपकी सेम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षार्थी भाषा सेकंड के लिए भाषा सूची ऐसी भाषा चुने जो उनके द्वारा भाषा फर्स्ट में चुनी गई भाषा से भिन्न हो। वही बात है कि दोनों लैंग्वेज आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। और रफ कार्य के लिए नीचे आपको जगह दी गई है, वहाँ आप अपना मैथ के लिए जो स्टूडेंट होता है वो अपना रफ कार्य कर सकता है। और पेपर की लास्ट में भी एक पेज आपको सादा दिया जाता है, ठीक है। और सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही आपको गोला बनाना है जो आपका आंसर होगा। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर में ही कर दिए, क्वेश्चन पेपर आपको घर पे लेके आना होता है। जो OMR शीट होती है वही आप वहाँ आपकी जमा होती है, तो उसी से आपका अंक मिलेगा। ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, आप घर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये, और उस पर मार्कर लगाना जो है वो निषिद्ध है। जो OMR शीट है आप वहाँ पर मार्कर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। नहीं तो ये आप आंसर सही किए रहेंगे तभी आपको आंसर जो है वो गलत माना जा सकता है। तो मार्कर लगाना निषिद्ध है, ठीक है, जो आपकी OMR शीट होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है पेपर देते टाइम, ठीक है। ये टोटल 30 क्वेश्चन थे CDP का, हमने पेपर सॉल्व किया। कल हम हिंदी का सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चन जुलाई 2019 का, ठीक है। इसके पहले हमने दिसंबर का सॉल्व किया, जनवरी का सॉल्व किया। अभी आपका 2024 का जो जनवरी में दो बार एग्जाम होता है, एक जनवरी हुआ था, एक जुलाई हुआ था, ठीक है। और एक अभी आपका दिसंबर में होगा। तो हमने दोनों पेपर है वो भी सॉल्व किया हुआ है। टारगेट करके प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है सीटेट 2024 की, तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। उसमें हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करते हैं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर